Hello, dear students. Welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So, आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 11 की जो इंग्लिश की बुक है उसके चैप्टर 10 जिसका नाम है डॉली एट द डेंटिस्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में जो जीबी शॉ हैं यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उन्होंने इस छोटी सी कहानी को कैसे समझाया है, आखिर इसमें वो क्या बताना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और इस चीज़ को जानने के पहले हम पहले जान लेते हैं जीवी शॉ के बारे में, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में थोड़ा कुछ। जैसे कि लिखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज अ प्ले राइट, नोवेलिस्ट, क्रिटिक एंड पैशनेट सोशलिस्ट। यानी कि उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे वह एक प्ले राइट थे, यानी कि वह एक नाटककार थे, और वह नोवेलिस्ट यानी कि वह एक उपन्यासकार भी थे, एक आलोचक थे और एक तीक्ष्ण समाजवादी थे, है ना। मतलब इनके बारे में बहुत सारे जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर है, enthused with a powerful urge to reform society, he wrote about 50 plays which includes ये सारे, है ना। कहने का मतलब है enthused का मतलब होता है कि समाज सुधार, है ना। जैसे कि कहने का मतलब है कि मतलब उत्साहित, इंथ्यूजिज्म मतलब होता है ना उत्साह से भरा हुआ। तो इंथ्यूज्ड विथ यानी कि ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे ना वह बहुत ज़्यादा समाज सुधार को लेकर उत्साहित रहते थे। तो उसी को लेकर, ताकि वो सोसाइटी समाज को सुधार सके, उनके मन में बहुत तीक्ष्ण भावना थी उसको लेकर, है ना। अति उत्साहित रहते थे, तीव्र इच्छा थी। तो इसी के ऊपर उन्होंने लगभग 50 प्लेस का मतलब खेलना नहीं होगा यहाँ पे प्लेस का मतलब हो जाता है आपका नाटक। तो उन्होंने 50 नाटकों से ऊपर उन्होंने लिखे हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आर्म्स एंड द मैन जिसको 1894 ईस्वी में लिखा था, कैंडिडा, मैन, सुपरमैन, मेजर बारबरा, है ना, पिगमेलियन, बैक टू मैंथोसेला, सेंट जॉन एंड द एप्पल कार्ट। ये सारी इनकी प्लेस थे, नाटक थे, ठीक है। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर, यानी कि जैसे कि माना जाता है कि सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट कौन हैं, शेक्सपियर हैं। तो उनके बाद जिसका नाम आता है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ही आता है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर है कि शॉ एग्जिबिट्स इन हिज प्लेस a unique blend of acute comments on society, a delectable rhythm of prose and buoyant wit। तो यहाँ पे ये बताना जाया जा रहा है कि एग्जिबिट का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। तो कहा जा रहा है कि जो शॉ थे ना उन्होंने अपने प्लेज यानी कि नाटकों के जरिए, है ना, समाज पर तीखी टिप्पणियाँ की हैं, है ना, कमेंट्स किए हैं, ताकि वो प्रशंसित बुद्धि और a delectable rhythm of prose and buoyant wit, यानी कि प्रशंसित बुद्धि और आप कह सकते हो कि मनोरम गद्य की लय का अनूठा मिश्रण किया है। मतलब कहने का मतलब है कि जो रिदम में उन्होंने पोइम्स को लिखा है, कहानियों को लिखा है, वो एक तरीके से कमेंट कर रहे हैं किसको, समाज के जो भी टॉपिक्स हैं, है ना, नाटकों के द्वारा वो समाज पर टिप्पणियाँ करना चाहते हैं, ठीक है। आगे है कि ऑल हिज प्लेज आर इंटेलिजेंट डिबेट्स एंड वन इज बाउंड टू इनकाउंटर अनपैलेटेबल ट्रूथ्स दो बेग्युलिंगली ड्रेस्ड। वो यह कहना चाह रहे हैं कि उनके जितने भी प्लेज हुआ करते हैं, है ना, हुआ करते थे, वो सारे इंटेलिजेंट डिबेट्स थे, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन तर्क वितर्क वाले उनके प्लेज हुआ करते थे। एंड वन इज़ बाउंड, है ना, और उनमें किसी को भी आकर्षक रूप से सच्चाई का सामना करने के लिए बाध्य कर देता था, है ना, सच्चाई का सामना। जैसे कि अनपैलेटेबल का मतलब होता है अप्रिय, ट्रुथ मतलब सच्चाई, बेग्युलिंगली का मतलब आप कह सकते हैं मोहक हो लेकिन ठगपूर्ण तरीके से। और तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वो कहना चाह रहे हैं ना कि उनके जो नाटक थे, सभी नाटक जो थे ना बहुत ही तर्क वितर्क करने वाले होते थे, और किसी को भी आकर्षक रूप से सच्चाई का सामना करने के लिए मतलब बांध के रख देते थे, है ना। आगे देखिए, डॉली एट द डेंटिस्ट, द पीस
that follows is the opening scene from You Never Can Tell. तो ये जो आपका चैप्टर है, यूँ कह लीजिए, जो डॉली एट द डेंटिस्ट है, वह एक तरीके से यू नेवर कैन टेल जो नाटक है उसका ओपनिंग सीन से लिया गया है. और द ड्यूअल ऑफ द सेक्सेस, अ फ्रीक्वेंट थीम इन शॉज प्ले, इज इन द फोकस हियर. ड्यूअल का मतलब कहा जा रहा है कि एक तरीके से युद्ध या फिर नोक-झोंक कह सकते हैं. तो जैसा कि ऐसा माना जाता है कि जो शॉ के जो नाटक हुआ करते थे, वो अधिकतर स्त्री पुरुषों के नोक-झोंक के तर्ज पे हुआ करते थे. तो यहाँ पर भी उसको फोकस में रखा गया है इस प्ले में, है ना. द सीन इज शॉर्ट. सीन जो है जो डॉली एट द डेंटिस्ट वाला सीन जो है वो छोटा है, बट द विटलिटी ऑफ शॉज कैरेक्टर एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक्स विट एंड ह्यूमर आर एविडेंट थ्रू आउट. भले ही कहा जाए कि जो सीन है वो छोटा है, लेकिन शॉ के जो कैरेक्टर और उनकी जो चरित्र का वर्णन है ना, उनके विट, उनके ह्यूमर, कहते हैं ना, उनकी बुद्धि का जो आपको देखने को मिलेगा वो थ्रू आउट होगा, वो पूरे जर्नी के दौरान ही होगा, मतलब पूरे सीन में आपको मिलेगा. ठीक है, आगे द वे इन विच वर्ड्स सच एज डिडंट, डोंट, हैवंट एंड कांट आर रिटन इन दिस लेसन क्लियरली शोज Shaw's idea on how the English language should be written. मतलब उन्होंने इन सारी बातों पे भी टिप्पणी की है कि किस तरीके से ये चीज़ें लिखी रहती हैं, इसमें एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं किया गया है. तो ये दिखाना भी चाहता है कि शॉज के क्या आइडिया थे इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के रिगार्डिंग, कि कैसे लिखा जाना चाहिए, है ना. द डेलिब्रेट ओमिशन ऑफ एपस्ट्रॉफी, देखो मैंने पहले ही बोला एपस्ट्रॉफी को ओमिट कर दिया था. ओमिट मतलब गायब कर देना, जैसे डिडंट से, डोंट से, देखिए बीच में एपस्ट्रॉफी आ रहा है ना साइन, है ना. तो ये सारी चीज़ें इनके कहने में ये गायब थी, इनके पोएम में, इनके नाटक में गायब रहते थे. ऐसा क्या था हम देखेंगे. इज़ अ केस ऑफ शॉज एम्फेसिस ऑन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग. मतलब इनका कहना है कि आखिर हम जब बात कर रहे हैं, स्पीच यानी कि स्पीच मतलब बोल चाल, और राइटिंग मतलब लिखना, यानी कि लिखने में हम ऐसा एपोस्ट्रॉफी क्यों लगा रहे हैं और बोलने में वो एपोस्ट्रॉफी गायब रहता है. तो आखिर इसमें एकता क्यों नहीं है, यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है ना. स्पीच और राइटिंग में ऐसी भेदभाव क्यों है, ये सारी चीज़ें भी ये डिस्कस करेंगे. तो चलिए, अब हम इनके बारे में जान चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है डॉली एट द डेंटिस्ट. देखिए, इन अ डेंटिस्ट ऑपरेटिंग रूम ऑन अ फाइन अगस्त मॉर्निंग इन 1896, a very pretty woman in a miniature, hardly 18, is seen holding a glass of water in her hand. देखिए, इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. डेंटिस्ट आप जानते ही हैं, जो दांत का इलाज करता है, डॉक्टर, है ना. तो इन अ डेंटिस्ट ऑपरेटिंग रूम, जिस रूम में डेंटिस्ट अपना ऑपरेशन करता है, उसमें अगस्त के सुबह सुबह, अगस्त के किसी दिन, है ना, 1896 की बात है. सुबह सुबह एक छोटी सी लड़की है, नाटी कद की, इन मिनिएचर मतलब नाटी कद की, एक बहुत ही सुंदर महिला जो है, जो कि हार्डली 18 की होगी, 18 साल की होगी, वो दिखाई पड़ती है कि उसके हाथ में एक पानी का ग्लास दिखाई पड़ता है. द एक्सप्रेशन ऑफ टेंस पेशेंस अंडर पेन इज रैपिडली क्लियरिंग फ्रॉम हर स्मॉल फर्म सेट माउंट एंड क्वांटली स्क्वेयर्ड आईब्रोज. अब उस लड़की की सारी एक्सप्रेशंस को यहाँ पे दिखाया गया है कि उसने बहुत ही फर्म यानी कि दृढ़ रूप से उसने अपने मुंह को बंद कर रखा है ना. उसकी जो भौवें हैं, है ना, वो एकदम से चौड़ी हो रखी हैं, स्क्वायर्ड हो रखी हैं. और ये टेंस पेशेंस यानी कि कहते हैं ना, बहुत टेंस यानी कि बेचैन होना, है ना, उसमें धैर्य रखना. जैसे कि कहने का मतलब है कि जब कोई इंसान अपना दांत का इलाज करने जाता है, तो अक्सर वो मतलब टेंस हो जाता है कि उसको दर्द होने वाला, तो दांत को दबा कर रखना, ऐसे करके वो उसके एक्सप्रेशंस हो रखे हैं लड़की के, और बहुत ही पेन जैसा फील कर रही है. और इसलिए उसने क्या किए हैं कि अपने हाथ में तो पानी तो पकड़ा हुआ है, और साथ ही साथ दर्द में धीरता के साथ, है ना, बेचैनी के जो भाव होते हैं वो उसके एक्सप्रेशन मतलब चेहरे से साफ साफ झलक रहे हैं. चलिए, द डेंटिस्ट, अ हैंडसम यंग मैन ऑफ 30 or thereabouts, watches her with the self satisfaction of a successful operator. अब डेंटिस्ट की बारी आती है, और डेंटिस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि डेंटिस्ट जो है वो बहुत ही हैंडसम है ना,
और लगभग 30 साल का होगा वो, एक नवयुवक है और वह सफल ऑपरेशन करने वालों की आत्मसंतुष्टि से उसे देख रहा है कि हाँ भाई मैं तो बहुत सक्सेसफुल ऑपरेटर हूँ, मैं अच्छे से इसका ठीक से इलाज कर दूंगा। आगे देखिए क्या होता है। द यंग लेडी हैंडिंग हिम द ग्लास, थैंक यू। In spite of the biscuit complexion, she has not the slightest foreign accent. यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि जो यंग लेडी है, जो सुंदर युवती है, वह अपना हाथ में जो पानी का ग्लास था वो उसे थमाती है और कहती है धन्यवाद। मतलब होता है ना, जब आदमी थोड़ा सा डर जाता है तो पानी पीने को दिया जाता है, तब लड़की उसे पानी पी के अपना ग्लास उसको थमा रही है। और यहाँ पे एक ब्रैकेट में ये चीज़ लिखी जा रही है कि इन स्पाइट ऑफ द बिस्किट कम्प्लेक्शन, यानी कि बिस्किट के कलर का जो त्वचा होता है ना, उस तरीके का कम्प्लेक्शन था, रंग। सी हैज़ नॉट द स्लाइटेस्ट फॉरेन एसेंट, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उसका लहजा, उसके उच्चारण में थोड़ा भी विदेशीपन नहीं था। मतलब होता है ना कि थोड़ा स्टाइल में बोलना, ऐसा करके वो नहीं थी लड़की, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। आगे देखिए क्या लिखता है कि द डेंटिस्ट, अब डेंटिस्ट की बारी आती है, वो क्या करता है। तो द डेंटिस्ट पुटिंग इट डाउन ऑन द ledge ऑफ हिज कैबिनेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट वाज माय फर्स्ट ट्रूथ, है ना। तो जो डेंटिस्ट है, इसे अपने उपकरणों की जो दराज होती है ना, जो तख्ता होता है, उस पे सिलाफ पे वह उसको ग्लास को रख देता है और कहता है यह मेरा पहला दांत था, लड़की को, है ना। अब क्या होता है कि द यंग लेडी अगास्ट, है ना, जो यंग लेडी है वो बिल्कुल भौचक्की रह जाती है। अगास्ट मतलब भौचक्का रह जाना। यूर फर्स्ट, डू यू मीन टू से दैट यू बिगेन प्रैक्टिसिंग ऑन मी। तो इसमें यंग लेडी बोलती है भौचक्की होके, क्या क्या ये आपका पहला दांत था। डू यू मीन टू से दैट यू बिगेन प्रैक्टिसिंग ऑन मी, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस करना मुझसे ही शुरू किया, है ना, यानी कि आपने अपना पेशा मेरे से शुरुआत करी, पेशे की शुरुआत, है ना। फिर डेंटिस्ट बोलता है, द डेंटिस्ट, एवरी डेंटिस्ट हैज़ टू बिगिन विद समबडी, कि जाहिर सी बात है कि हर एक डेंटिस्ट को किसी न किसी से शुरुआत तो करनी पड़ती है ना। द यंग लेडी, यस, समबडी इन अ हॉस्पिटल, नॉट पीपल हु पे। वो कहती है कि हाँ भाई ठीक है, शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन उनसे नहीं जो लोग पे करते हैं, बल्कि उनसे जो कि सरकारी अस्पताल में बिना पैसे के, बिना भुगतान किए अपना इलाज करवाते हैं, उनसे करो ना, हम पे क्यों कर रहे हो, हमने तो पैसे पे करे हैं। ऐसा वो लड़की कहती है। फिर डेंटिस्ट कहता है हंसते हुए, ओह द हॉस्पिटल डजंट काउंट, यानी कि अरे अस्पताल की तो गिनती ही नहीं कर रहे हैं हम, है ना, अस्पताल की बात ही अलग है। कहने का मतलब, आई ओनली मीन माई फर्स्ट टूथ इन प्राइवेट प्रैक्टिस, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने अपना निजी प्रैक्टिस, है ना, जो पर्सनल प्रैक्टिस है, उसका पहला दांत आपका मैंने उखाड़ा है, यूँ या यूँ कह लो कि निकाला है ना। वाई डिडेंट यू लेट मी गिव यू गैस। अब डेंटिस्ट ये भी बोलता है हंसते हुए ही कि आपने मुझे लाफिंग गैस क्यों नहीं देने दिया। लड़की को डेंटिस्ट बोलता है कि आपको इतनी दिक्कत थी तो आपने मुझे लाफिंग गैस आपको क्यों नहीं देने दिया। तो लड़की बोलती है, द यंग लेडी, बिकॉज यू सेड इट वुड बी 5 सीलिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने ऐसा कहा था कि इसके 5 सीलिंग अलग से लगेगा, मतलब 5 सीलिंग ये पैसे की अमाउंट है ना, कि इतना 5 रुपये और ज़्यादा लगेंगे एक तरीके से, इसीलिए मैंने लाफिंग गैस का नहीं बोला, क्योंकि लाफिंग गैस अगर देते हैं तो लोगों को दर्द का एहसास थोड़ा कम होता है ना। अब बोलता है डेंटिस्ट शॉक्ड होके, ओह डोंट से दैट, इट मेक्स मी फील एज इफ आई हैड हर्ट यू फॉर द सेक ऑफ 5 सीलिंग। डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट बोलता है, अरे यार ऐसा मत बोलो आप, है ना, नहीं तो ऐसा फील होगा कि मैंने आपको दर्द दिया बस 5 सीलिंग की वजह से, यानी कि 5 सीलिंग के पैसे की वजह से मैंने आपको दर्द मतलब हर्ट किया एक तरीके से, ऐसा मत बोलो आप मुझे, है ना। फिर देखो आगे क्या होता है। द यंग लेडी विथ कूल इंसोलेंस, वेल सो यू हैव, सी गेट्स अप, वाई शुडंट यू। आगे ये बोला जा रहा है कि इंसोलेंस का मतलब होता है गुस्ताखी, यानी कि रूड बिहेवियर। तो जो यंग लेडी है वो बोलती है विथ कूल इंसोलेंस, यानी कि शांत गुस्ताखी भाव से वो बोलती है, वेल सो यू हैव, हाँ भाई आपने दर्द तो पहुंचाया मुझे, है ना,
यानी आपने मुझे दर्द तो दिया है, जो आपने दांत मेरा निकाला इस वजह से, और उसी के साथ वो खड़ी हो जाती है, सी गेट्स अप, वाई शुडंट यू, और ये फिर से बोलती है कि आप पहुंचाएंगे भी क्यों ना, है ना, इट्स योर बिजनेस टू हर्ट पीपल, ये तो आपका धंधा है लोगों को दर्द पहुंचाना, या फिर लोगों को दर्द देना ही आपका धंधा है. It amuses him to be treated in this fashion. He chuckles secretly as he proceeds to clean and replace his instruments. मतलब देखिए, जाहिर सी बात है, ध्यान देने वाली ये है बात है यहाँ पे, कि एक नाटक है और इस नाटक को पूरी तरीके से लिखा गया है, यानी कि हर एक मोमेंट वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने जो जीबी शॉ है उन्होंने लिख कर बताया है. तो यहीं पे ये बताया जा रहा है कि जब ये लड़की बोल रही होती है और वो खड़ी हो रही होती है, तब वो बोलती है कि ये आपका धंधा है लोगों को दर्द पहुंचाना, और इसी दौरान इट अम्यूजेज, है ना, कि हंसी आ जाती है. किसको? हिम बोल रहा है, यानी कि डॉक्टर को, डेंटिस्ट को. टू बी ट्रीटेड इन दिस फैशन, मतलब उसको इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, इससे उसको हंसी आ जाती है. ही चकल्स मतलब हंसी आ जाना, है ना. सीक्रेटली एज ही प्रोसीड टू क्लीन एंड रिप्लेस, जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, औजार को धोने जा रहा होता है, उसी दौरान वो हंसता है इन सारी बातों को सुनकर लड़की के. फिर सी सेक्स हर ड्रेस इनटू ऑर्डर, लुक्स इंक्यूसिटिवली अबाउट हर एंड गोज टू द ब्रॉड विंडो, और वह अपने कपड़े झाड़ झाड़ कर ठीक करता है, और लड़की जो है इधर उधर जिज्ञासा से देखती है और जो बड़ी सी खिड़की है उसके पास चली जाती है. यू हैव ए गुड व्यू ऑफ द सी फ्रॉम योर रूम, है ना. वो कहती है कि आपकी मतलब कमरे से समुद्र का बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है ना. आर दे एक्सपेंसिव, क्या यह महंगा है क्या? आगे देखिए, डेंटिस्ट कहता है यस, हाँ ये महंगा है. फिर यंग लेडी बोलती है, यू डोंट ओन द होल हाउस डू यू, कि आप ये पूरा का पूरा मकान आपका तो नहीं है, ऐसा है क्या, क्यों, है ना. फिर डेंटिस्ट बोलता है नहीं. द यंग लेडी बोलती है, आई थॉट नॉट. अभी जो चीज़ उसने पूछी थी लड़की ने कि क्या आपका समूचा घर आपका है, तो जैसे ही डेंटिस्ट बोलता है नहीं, तो यंग लेडी बोलती है, आई थॉट नॉट, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये पूरा घर आपका नहीं है ना. ठीक, कितना लिंक करना पड़ रहा है सारी बातों को. आई थॉट नॉट, मुझे भी लगा था कि ये समूचा घर आपका नहीं है. और उसी दरमियान जो लड़की थी वो क्या कर रही होती है, टिल्टिंग द चेयर विच स्टैंड्स एट द राइटिंग table and looking critically at it as she spins it around, it spins it round on one leg. यानी कि होता है ना, कभी कभी लोग हरकतें करते हैं कि कुर्सियों को एक पैर पे मतलब रखकर उसको नचाते हैं, तो वैसे ही वो क्या करती है, टिल्ट करती है उस चेयर को, जहाँ राइटिंग टेबल के पास जो रखी होती है चेयर, उसको एक पैर पे घुमाती है और क्या कहती है, योर फर्नीचर इजंट क्वाइट द लेटेस्ट थिंग इज इट. वो कहती है कि यार आपका फर्नीचर जो है बिल्कुल नए ज़माने का नहीं लगता, नहीं है ना, ऐसा बोलती है वो, है ना. तो डेंटिस्ट बोलता है, इट्स माई लैंड लॉर्ड्स. तो वो बोलता है कि देखिए भाई, ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये जो फर्नीचर है ये मेरे मकान मालिक का है. ओके. तो आगे देखिए क्या होता है. द यंग लेडी है, वो बोलती है, डज ही ओन दैट टूथेक चेयर, पॉइंटिंग टू द ऑपरेटिंग चेयर, यानी कि जो ऑपरेशन जिस चेयर पे होता है दांत का, उस चेयर पे भी पॉइंट करके बोलती है कि क्या ये वाला चेयर भी आपके मालिक का ही है ना. तो डेंटिस्ट बोलता है, नो आई हैव दैट ऑन द हायर परचेज सिस्टम. हायर परचेज सिस्टम का मतलब होता है किस्त पे लेना. तो वो बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये जो चेयर है ना मैंने इसको किस्त पे लिया है ना. आगे देखते हैं. द यंग लेडी डिस्पैरेगिंगली, डिस्पैरेगिंगली का मतलब होता है कि अपमानजनक ढंग से, है ना. आई थॉट सो, मुझे भी ऐसा ही लगा था, वो बोलती है ना, नाक सिकोड़ कर. लुकिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फर्दर कंक्लूजन्स, आई सपोज यू हैवंट बीन हियर लॉन्ग. मतलब आगे निष्कर्ष निकालने के लिए इधर उधर देखते हुए वो लड़की फिर से बोलती है कि मेरे विचार में आपको यहाँ आए अधिक समय नहीं हुआ लगता है ना. वो बातें बढ़ा रही है थोड़ी. फिर डेंटिस्ट बोलता है, 6 weeks, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो. फिर वो लड़का बोलता है, जो डेंटिस्ट है, बोलता है कि मुझे तो 6 हफ्ते हुए आए हुए हैं यहाँ पे. फिर क्या और भी कोई बात है जो आप मेरे इस बारे में जानना चाहती हो.
तो यंग लेडी बोलती है, द हिंट क्वाइट लॉस्ट ऑन हर, यानी कि इस संकेत का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी वो क्वेश्चन दागे जा रही है, एक तरीके से उसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछती है, एनी फैमिली, क्या आपका कोई परिवार भी है? तो डेंटिस्ट बोलता है, आई एम नॉट मैरिड, फिर शादी तो हुई नहीं अभी। फिर यंग लेडी बोलती है, ऑफ कोर्स नॉट, एनीबडी कैन सी दैट, जाहिर सी बात है, ये तो दिख सकता है, कोई भी समझ सकता है कि आपकी शादी नहीं हुई है। लड़की बोलती है, आई मीन सिस्टर्स एंड मदर्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब लड़की कहती है कि यार मेरे कहने का मतलब था फैमिली का मतलब शादी नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि आपकी कोई बहन, माँ बहन, मतलब भाई वगैरह कोई है कि नहीं है? तो डेंटिस्ट बोलता है, नॉट ऑन द प्रेमिसेस, है ना, मतलब यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर घर में नहीं है। ओके। आगे क्या है कि यंग लेडी बोलती है, इफ़ यू हैव बीन हियर 6 weeks एंड माइन वॉज योर फर्स्ट टूथ, द प्रैक्टिस कांट बी वेरी लार्ज, कैन इट? अब लड़की बोलती है कि अच्छा, यदि आप यहाँ 6 सप्ताह से हैं और मेरा दांत, आपने पहला दांत निकाला, तो आपकी प्रैक्टिस अधिक नहीं हो सकती, है ना। मतलब वो अनुमान पे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अरे यार आप 6 हफ्ते से हो, आपने मेरा पहला दांत निकाला है, तो इस हिसाब से, है ना, कि आपकी प्रैक्टिस अधिक नहीं हुई है अभी, है ना। फिर डेंटिस्ट बोलता है, नॉट एज येट, ही शट्स द कैबिनेट हैविंग टाइडिड अप एवरीथिंग, मतलब वो जो डेंटिस्ट था, अभी तो नहीं हुई है, ऐसे बोलते हुए वह सब चीज़ों को अच्छे ढंग से रख कर अलमारी बंद कर देता है। आगे क्या होता है, यंग लेडी बोलती है, वेल गुड लक, सी टेक्स आउट हर पर्स, 5 shilling यू सेड इट वुड बी, है ना। वो अपने पर्स को निकालती है, उसमें से 5 shilling का सिक्का निकाल कर, क्या आप हर बात का मतलब, सॉरी, उसने बटुआ अपना निकाला और पैसे में उसमें से 5 shilling निकाल कर कहा कि आपने कहा था इतने लगेंगे, ये लीजिए पैसे, है ना। द डेंटिस्ट बोलता है, 5 shillings, 5 shilling। यंग लेडी बोलती है, प्रोड्यूसिंग अ क्राउन पीस, यानी कि होता है ना कि क्राउन पीस, यानी कि आवाज़ निकालते हुए 5 shilling का सिक्का, उसको क्राउन पीस बोलते हैं। तो प्रोड्यूसिंग अ क्राउन पीस, डू यू चार्ज 5 shilling फॉर एवरीथिंग, क्या आप हर बात की 5 shilling लेते हो क्या? तो डेंटिस्ट बोलता है, यस। यंग लेडी बोलती है, वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? तो डेंटिस्ट बोलता है, इट्स माई सिस्टम, आई एम वॉट्स कॉल्ड अ 5 shilling डेंटिस्ट, यह मेरा ढंग है भाई। डेंटिस्ट बोलता है, ये मेरा ढंग है, अब मैं वह हूँ जिसे लोग 5 shilling वाला डेंटिस्ट का नाम से जानते हैं। द यंग लेडी, हाउ नाइस, वेल हियर, बहुत बढ़िया, है ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये पैसे ले लो। होल्डिंग अप द क्राउन पीस, अ नाइस न्यू 5 shilling पीस, यू फर्स्ट फी, है ना, आपकी पहली फीस। वो बोलती है, ये लीजिए, बहुत चमचमाता हुआ 5 shilling का पीस है, और ये लीजिए आपका पहला फ़ी। मेक अ होल इन इट विद द थिंग यू ड्रिल पीपल्स टीथ विद एंड वेयर इट ऑन योर वॉच चेन। ये देखिए क्या बोलती है कि एक काम करना, जिस मशीन से दांतों को आप छेदते हो, आप उसी से ड्रिल कर लो इस सिक्के में, और इसको अपने घड़ी की चेन में लटका लो, है ना। डेंटिस्ट बोलता है, थैंक यू, ऐसे ही कर लूँगा मैं, धन्यवाद, है ना। आगे देखिए क्या होता है फिर। आगे जो है, पार्लर मेड, है ना। अब पार्लर की बात आती है, ठीक है। तो जो वहाँ की दरवाजे पे, जो क्या कहते हैं, स्वागतिका औरत होती है, वो खड़ी है, वो बोलती है, द यंग लेडीज़ ब्रदर सर। देखिए, ये जो दो पार्लर मेड करने का मतलब ये है कि जो प्रतीक्षालय होता है, यानी कि ये कह लिए रिसेप्शन होता है, वहाँ पे जो औरत रहती है, रिसेप्शनिस्ट होती है, उसको यहाँ पे पार्लर मेड के नाम से दर्शाया जा रहा है। तो वो उसको बोला जा रहा है कि वो दरवाजे पे दिख रही है, दिखाई पड़ रही है। और तभी होता क्या है कि जो यंग लेडी थी, सॉरी, जो यंग लेडी की दांत के उपचार हुआ, दांत का उपचार हुआ है, जिसको अभी हम पढ़ रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे, उसका जो भाई है वो आता है ना, वो दिखाई पड़ता है रिसेप्शन पे। और उसके बाद का आगे का जो सीन है वो वहाँ पे बताया जा रहा है कि अ हैंडसम मैन इन मिनिएचर, ऑब्वियसली द यंग्स लेडीज ट्विन, कम्स इन ईगरली, यानी कि जो लड़का था, वो भी एक नाटे कद का था, मिनिएचर बिल्कुल लड़की की तरह, और हैंडसम था, और
ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो लड़की जो यंग लेडी थी उसका जुड़वा हो, वो भी उत्सुकता से अंदर आते हुए नजर पड़ता है। ही इज promptitude itself and has a question ready the moment he enters। यानी कि वह जैसे ही अंदर आता है तत्परता से, रेडीनेस उसके में झलकता है। promptitude मतलब तत्परता से, अपने आप को तत्परता से क्वेश्चन पूछने के लिए पहले से तैयार रहता है। आते ही बोलता है, उसका क्वेश्चन तैयार है ना, घुसते के साथ बोलता है। द यंग जेंटलमैन जो है वो बोलता है, एम आई इन टाइम, क्या मैं समय पर हूँ? वो अपनी बहन से पूछता है। तो यंग लेडी बोलती है, नो इट्स ऑल ओवर। वो कहती है, नहीं भाई सब खत्म हो गया, है ना। द यंग जेंटलमैन बोलता है, जो लड़का है उसका भाई, डिड यू हॉल, यानी कि हॉल मतलब होता है ना चिल्लाना, बहुत तेज़ी से चिल्लाना। तो क्या बोलता है, यार तुम चिल्लाई थी कि नहीं चिल्लाई थी, है ना, चिल्लाई भी थी। द यंग लेडी बोलती है, ओह समथिंग ऑफुल, है ना, कि ओह कुछ अजीब था, ठीक है, बहुत भयानक था एक तरीके से। मिस्टर वैलेंटाइन, दिस इज़ माई ब्रदर फिल। वह जो है उसको वैलेंटाइन के नाम से बोलती है। मिस्टर वैलेंटाइन डॉक्टर को, डेंटिस्ट को बोलती है कि ये है मेरा भाई जिसका नाम है फिल। फिल, दिस इज़ मिस्टर वैलेंटाइन आवर न्यू डेंटिस्ट। तो वो उसका परिचय करा रही है एक तरीके से कि देखो भाई फिल, ये वैलेंटाइन है हमारे नए डेंटिस्ट। वैलेंटाइन एंड फिल बो टू वन अनदर, सी प्रोसीड्स ऑल इन वन ब्रेथ। यानी कि वैलेंटाइन और जो फिल, वैलेंटाइन यहाँ पे बार बार बता दूँ आपको, अब डेंटिस्ट को बोल रही है ये, तो आप उसी को रेफ़र कीजिएगा। और फिल उसका भाई है। तो वैलेंटाइन और फिल एक दूसरे को सिर झुकाते हैं, होता है ना ग्रीट करना। सी प्रोसीड्स ऑल इन वन ब्रेथ, मतलब ये सारी चीज़ें एक ही सांस में उसने कह देती है ना। अब देखिए क्या होता है कि he is only been here 6 weeks and he is a bachelor. The house isn't his and the furniture is the landlord's, but the professional plant is hired. He got my tooth out beautifully at the first go and he and I are great friends। मतलब एक सांस में उस लड़की ने, उस सुंदर लड़की ने सब कुछ बोल दिया कि देखो भाई, अपने भाई से बताती है कि ये जो डॉक्टर हैं जो कि वैलेंटाइन हैं, इनको 6 हफ्ते हुए यहाँ आए हुए, ये बैचलर हैं, इनका कोई घर अपना नहीं है, ये फर्नीचर भी है लैंडलॉर्ड का है ना। और ये अपना प्रोफेशनल बनने के लिए इन्होंने मेरा पहला दांत उखाड़ा है ना, मेरा दांत निकाला इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, पहली बार में ही, फर्स्ट गो में ही। और ही एंड आई, ये और मैं बहुत अच्छे ग्रेट फ्रेंड्स हैं, है ना, बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। फिलिप बोलता है, बीन आस्किंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत प्रश्न पूछती रही है ना। द यंग लेडी एज इफ इनकैपेबल ऑफ डूइंग सच ए थिंग, ओ नो, मतलब जैसे कि ऐसा करने में सक्षम ही नहीं थी, और वो बोलती है, यार नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। फिलिप बोलता है, ग्लैड टू हियर इट, सुनकर खुशी हुई भाई। कि टू वैलेंटाइन बोलता है ना, मतलब वैलेंटाइन से फिलिप बोलता है, सुनकर खुशी हुई। सो गुड ऑफ यू नॉट टू माइंड अस मिस्टर वैलेंटाइन, हमारी बात का बुरा ना मानने के लिए आपकी मेहरबानी मिस्टर वैलेंटाइन। ये कौन बोल रहा है? ये लड़की का भाई बोल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। द फैक्ट इज वी हैव नेवर बीन इन इंग्लैंड बिफोर एंड आवर मदर टेल्स अस दैट द पीपल हियर सिंपली वॉन्ट स्टैंड अस। यानी कि अब ये अपने बारे में बताने लगते हैं, और फिलिप बोलता है कि वास्तव में बात यह है कि हम इंग्लैंड में पहले कभी नहीं आए थे, है ना, और हमारी माँ हमें बताती है कि यहाँ लोग हमें सहन नहीं कर सकते। कम एंड लंच विथ अस, हमारे यहाँ आकर भोजन क्यों नहीं करते, आप लंच कीजिए ना। ये वैलेंटाइन से बोलता है उसका भाई। वैलेंटाइन, bewildered by the leaps and bounds with which their acquaintanceship is proceeding, gasp but has no time to reply as the conversation of the twin is swift and continuous। मतलब जिस तेज गति से उनकी पहचान बढ़ रही थी, इससे ये बिल्कुल वैलेंटाइन जो था भौचक्का रह गया था, परंतु उसको उत्तर देने का समय ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो जुड़वा भाई बहन थे ना, उनका वार्तालाप इतना तीव्र था और इतना स्विफ्ट था, अविरल था, कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा था। वो बातें किए जा रहे हैं। चलिए, यंग लेडी बोलती है, ओह डू मिस्टर वैलेंटाइन, अरे वैलेंटाइन जी, मिस्टर वैलेंटाइन ज़रूर आइएगा लंच पे हमारे यहाँ। फिलिप बोलता है कि एट द मैरीन होटल 1:30। ये अपना टाइम भी इसने बता दिया और लोकेशन भी बता दिया। देखिए भाई, हम मैरीन होटल में रहते हैं और 1:30 बजे आप आ जाइएगा।
Young lady, we shall be able to tell mama that a respectable Englishman has promised to lunch with us. वह बोलती है कि हम अपनी मम्मी से ये बता सकेंगे कि एक सम्माननीय अंग्रेज ने हमारे साथ दोपहर का भोजन करने का वचन दिया है ना। फिलिप बोलता है से नो मोर मिस्टर वैलेंटाइन, यू वेलकम। अभी वैलेंटाइन ने तो कुछ बोला ही नहीं है, बंदे ने, डेंटिस्ट ने तो कुछ बोला ही नहीं है, और ये फिर से बोल देता है फिलिप, उसका भाई, लड़की का भाई, कि देखिए सर, आप कुछ ना कहो, आप ज़रूर आना बस चुपचाप, है ना। वैलेंटाइन बोलता है से नो मोर, हैवंट सेड एनीथिंग, और कुछ ना कहूँ, अभी कुछ भी नहीं कहा है मैंने, एक तरीके से कहाँ ही कहा मैंने कुछ। मैं आई आस्क whom आई हैव द प्लेजर ऑफ एंटरटेनिंग। तो ये डेंटिस्ट है, वो बोलता है कि मैं जान सकता हूँ कि मैं किसका अतिथि सत्कार स्वीकार कर रहा हूँ। इट्स रियली क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू लंच एट द मरीन होटल विथ टू परफेक्ट स्ट्रेंजर। अब जो ये डेंटिस्ट है वो अपने बोलता है कि यार एक बात बताओ, ये बिल्कुल मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट स्ट्रेंजर हो आप लोग मेरे लिए, और उनके साथ मैं मरीन होटल आकर लंच करूँ, ये मेरे लिए बहुत असंभव बात है एक तरीके से। द यंग लेडी बोलती है फ्लिपेंटली, फ्लिपेंटली का मतलब होता है ढीठता से, है ना। बोलती है उह व्हाट बॉश, बॉश का मतलब बेतुकी बात, क्या बेतुकी बातें कर रहे हो आप। 1% इन 6 वीक्स, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इट टू यू। वो बोलती है बचकाना ढंग से कि क्या बेतुकी बात है, 6 सप्ताह में एक मरीज, इससे आपको कितना अंतर पड़ गया है। चलिए, है ना। फिलिप बोलता है मैच्योरली, बहुत ही परिपक्वता से, नो डॉली, माई नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर कन्फर्म्स मिस्टर वैलेंटाइंस जजमेंट। मतलब मनुष्य के स्वभाव के बारे में मेरा ज्ञान जो है उससे मैं मिस्टर वैलेंटाइन के मत की पुष्टि होती है। ही इज़ राइट, वो सही बोल रहे हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस डॉरथी कैलेंडॉन, कॉमनली कॉल्ड डॉली। वैलेंटाइन बोज टू डॉली, सी नोट्स टू हिम। मतलब अब लड़की का नाम अब जाके उजागर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक उस लड़की का उसने नाम तक नहीं पूछा था, ना ही उसने बताया था। तो जो उसका भाई है फिलिप, वो बोलता है कि ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, है ना, डेंटिस्ट सही बोल रहे हैं मिस्टर वैलेंटाइन, कि हम दोनों स्ट्रेंजर हैं, अब हम इनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए वो इंट्रोड्यूस करता है कि मिस डोरोथी क्लैंडॉन, इसको मैं प्यार से डॉली बोलते हैं हम लोग, है ना। आई एम फिलिप क्लैंडॉन, वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम फिलिप क्लैंडॉन है। वी आर फ्रॉम मैडेरा, है ना, हम लोग मतलब मदिरा के रहने वाले हैं, बट परफेक्टली रिस्पेक्टेबल सो फॉर, परंतु अभी तक बिल्कुल सम्माननीय है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता देता है। तो वैलेंटाइन बोलता है क्लेंडॉन, आर यू रिलेटेड टू, तब ये कुछ बोल रहा होता है, क्या आपका संबंध, डेंटिस्ट बोल रहा होता है, तब तक डॉली बोलती है अनएक्सपेक्टेडली क्राइंग आउट इन डिस्पेयर, यानी कि अचानक हताश होकर रोने लगती है। यस वी आर, वो रोने लगती है, हाँ हाँ हम हैं। क्या है भाई, देखते हैं। वैलेंटाइन बोलता है एस्टोनिस्ड, मतलब विस्मय में, एक तरीके से एस्टोनिस्ड, बहुत ही उदास होके बोलता है आई बेग योर पार्डन, कृपया मुझे मैं समझा नहीं, मुझे समझाइए क्या कहना चाहते हैं आप। तो डॉली बोलती है ओ वी आर इट्स ऑल ओवर फिल, दे नो ऑल अबाउट अस इन इंग्लैंड। टू वैलेंटाइन, ओ यू कैन थिंक हाउ मैडनिंग इट is to be related to a celebrated person and never be valued anywhere for our own sake। अभी इस चीज़ को फिर से समझते हैं ढंग से कि जो क्लैंडॉन वाली बात चल रही है ना, आखिर मिस डॉरथी क्लैंडॉन और अपने भाई का नाम फिलिप क्लैंडॉन, ये सारे कुछ जो लोग बताते हैं, तो वैलेंटाइन जो है ना, जो कि डेंटिस्ट है, उसको समझ में आता है अरे क्लैंडॉन तो बहुत जाने माने प्रसिद्ध मतलब औरत है ना, जो कि उसकी माँ रहती है, मतलब एक तरीके से उन्होंने सेलिब्रिटी रहते हैं लोग। तो उनका जो टाइटल लड़कियों के साथ, इस लड़की के साथ और इस लड़के के साथ रहता है, तो डेंटिस्ट जो है तो बिल्कुल भौचक्का रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब चीज़ें हैं ना, वो क्लैंडॉन पूछते रहता है। वैलेंटाइन बोलता है क्लैंडॉन आर यू रिलेटेड, क्या आप उससे संबंधित हैं। तो वो बोलते हैं हाँ, डॉली बोलती है हाँ हम उसी से संबंधित हैं। फिर से वैलेंटाइन जो है भौचक्का होकर बोलता है सच में, मुझे समझ नहीं आया ऐसे करके। तो डॉली बोलती है ओ वी आर इट्स ऑल ओवर फिल। वो बोलती है हाँ हाँ हम उसी से संबंधित है। वो बोलती है कि दे नो ऑल अबाउट अस इन इंग्लैंड, ओ यू कांट थिंक हाउ मैडनिंग इज टू बी रिलेटेड टू ए सेलिब्रेटेड पर्सन एंड नेवर बी वैल्यूड एनीवेयर फॉर आवर ओन सेक्स। मतलब ये लोग बताते हैं एक दूसरे, मतलब वैलेंटाइन के सामने एक बात रखते हैं कि आप नहीं समझ पाओगे
कि एक सेलिब्रिटी पर्सन का, यानी कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का, प्रसिद्ध इंसान का रिलेटेड होना, यानी संबंधी बना होना कितना बुरा लगता है, कितना पागलपन कर देता है, हमें समझ नहीं आता है, पागल कर देता है कि हमारी वजह से कोई पहचान नहीं बन पाती। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि आप अगर किसी सेलिब्रिटी के बेटे हो या फिर बेटी हो या फिर उससे संबंधित हो, तो क्या होगा ना कि आपका जो वैल्यू है ना वो कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू। आपकी कोई भी अच्छाई होगी लेकिन आपको रिलेट किया जाएगा, हाँ आप तो उसके हो, उसके रिलेटेड हो ना, तो उसकी छवि आपके साथ जोड़ दी जाती है, तो आपका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। इस तरीके से यहाँ पे भी सीन यही बना हुआ है। आगे देखिए क्या होता है, वैलेंटाइन बोलता है, बट एक्सक्यूज मी, द जेंटलमैन आई वॉज थिंकिंग ऑफ इज़ नॉट सेलिब्रेटेड। तभी वो बोलता है, क्या कहता है, जो डेंटिस्ट था वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, ऐसा मत सोचिए, जिस जेंटलमैन की मैं बात सोच रहा हूँ वो इतना सेलिब्रेटेड नहीं है। डॉली एंड फिलिप स्टेयरिंग एट हिम, जेंटलमैन। तो डॉली एंड जो फिलिप है वो इसको एक टक निहारने लगते हैं कि जेंटलमैन आप किसकी बात कर रहे हैं, है ना, किस सज्जन की बात कर रहे हैं। तभी वैलेंटाइन बोलता है, यस आई वॉज गोइंग टू आस्क वेदर यू वर बाई एनी चांस अ डॉटर ऑफ मिस्टर डेंसमोर क्लैंडन ऑफ न्यूबेरी हॉल। तभी मतलब जो वैलेंटाइन है, डेंटिस्ट, जिस क्लैंडन की बात सोच रहा था उसके बारे में रिवील करता है, बताता है कि मैं तो आपसे ये पूछने वाला था कि क्या आप मिस्टर डेंसमोर क्लैंडन की बेटी हैं जो कि न्यूबेरी हॉल में रहते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, डॉली बोलती है वैकेंटली, नो, निर्भाव से, है ना। फिलिप बोलता है, वेलकम डॉली, हाउ डू यू नो यू आर नॉट। तभी जो फिलिप है वो बोलता है, अच्छा डॉली, तुम कैसे जानती हो कि तुम उसकी पुत्री नहीं हो। डॉली हंसते हुए बोलती है, ओह आई फॉरगॉट, ऑफ कोर्स परहैप्स आई एम। तभी वो खुश होकर बोलती है, हाँ मैं भूल गई थी, ठीक है शायद मैं ही हूँ, है ना। वैलेंटाइन बोलता है, डोंट यू नो, मतलब बिल्कुल तुम्हें पता ही नहीं है, क्या आप नहीं जानती हैं। फिलिप बोलता है, नॉट इन द लीस्ट, बिल्कुल नहीं। फिर डॉली बोलती है, इट्स अ वाइज चाइल्ड, वो बच्चा समझदार होता है ना। जो तब तक बात कर दी जाती है। फिलिप बोलता है, कटिंग हर शॉर्ट, उसकी बात को रोकते हुए बोलता है, वैलेंटाइन स्टार्ट्स नर्वसली फॉर द साउंड मेड बाय फिल, दो बट मोमेंटरी, is like cutting a sheet of silk in two with a flash of lightning. It is the result of long practice in checking Dolly's indiscretions. Indiscretion का मतलब होता है अविवेक, यानी कि बुद्धि से रहित। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे बातें चल रही हैं कि अपनी बातों को छुपा रहे एक तरीके से। फिलिप उसको बीच में ही काट देता है उसकी बात को। तभी क्या होता है कि वैलेंटाइन जो है घबरा कर चौंक पड़ता है, क्योंकि फिल ने जो ध्वनि की मतलब काटी थी, ऐसी थी जैसे कि बिजली ने कौंध कर रेशम की पट्टी को फाड़ दिया हो, ऐसा लगता है। मतलब कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल तुरंत उसकी बात को कट कर देता है। यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है कि बिजली की जो लाइटनिंग की जो फ्लैश होती है उस तरीके से किसी चीज़ को काट देती है, वैसे उसने बात को काट दिया था। और द फैक्ट इज़ मिस्टर वैलेंटाइन, we are the children of the celebrated Mrs. Lanfric Landon, an authoress of great repute in Madeira। मतलब अब वो रिवील करते हैं कि देखिए भाई, हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी मिसेस लैंफ्रिक लैंडॉन, जो कि एक वहाँ की लेखिका हैं, है ना, उनके बच्चे हैं, प्रसिद्ध लेखिका के बच्चे हैं। नो हाउस होल्ड इज़ कम्प्लीट विदाउट हर वर्क, यानी कि कोई भी घर का काम जो होता है ना, कोई भी पुस्तक के बिना कोई घर पूर्ण नहीं होता है। वी केम टू लंदन टू गेट अवे फ्रॉम देम, मतलब हम लंदन में उनसे बचने के लिए भाग कर आए हैं। दे आर कॉल्ड द 20th सेंचुरी ट्रीटीज़, मतलब उस पुस्तक का नाम है 20वीं शताब्दी के निबंध। डॉली बोलती है 20th सेंचुरी कुकिंग, फिलिप बोलता है 20th सेंचुरी क्रीड्स, डॉली बोलती है 20th सेंचुरी क्लॉथिंग। मतलब ये सारे 20th सेंचुरी के जो बुक्स हैं उनको उन सब के नाम रखते हैं यहाँ पे। तभी क्या होता है, ये सब बोलने के बाद डॉली बोलती है, क्लॉथ लिम्प $50, है ना, कि होता है ना लचलचा कपड़ा टाइप का होता है, जो चढ़ी पुस्तक है उसके $50 प्राइस है। फिलिप बोलता है, और माउंटेड और लाइनन फॉर हार्ड फैमिली यूज $2, नो फैमिली शुड बी विदाउट देम,
रीड दैम मिस्टर वैलेंटाइन, दे विल इम्प्रूव योर माइंड। मतलब अब वो बुक की एक तरीके से बताने लगते हैं बुक के बारे में कि ऐसी बुक जो होती है किसी परिवार को उसके बिना नहीं रहना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़िए मिस्टर वैलेंटाइन, वे आपका दिमाग सुधार देंगी। ऐसी बातें बोलता है फिलिप। फिर डॉली बोलती है कि बट नॉट टिल वी हैव गॉन प्लीज़। मतलब डॉली बोलती है परंतु हमारे जाने के बाद पढ़ना प्लीज़, हमारे जाने के बाद पढ़िए ये सारी बुक। फिलिप बोलता है क्वाइट सो, वी प्रेफर पीपल विथ अनइम्प्रूव माइंड्स, आवर ओन माइंड्स हैव सक्सेसफुली रेजिस्टेड ऑल आवर मदर्स एफर्ट टू इम्प्रूव देम। मतलब बिल्कुल ठीक है, हम बिना सुधरे दिमाग वाले लोगों को पसंद करते हैं। हमारे अपने मस्तिष्क में हमारे अपने मस्तिष्कों को हमारी माँ के उन्हें सुधारने के सब प्रयास विफल कर दिए हैं। मतलब हमारे को हम वो सुधार नहीं पाएंगे एक तरीके से। वैलेंटाइन ड्यूबियसली बोलता है डॉली बोलती है इकोइंग हिम इंक्वायरिंगली, हम फिल ही प्रेफर्स पीपल हुज माइंड्स आर इम्प्रूव्ड। तभी वो जो है ना डॉली है वो बोलती है फिल उसे वे लोग अच्छे लगते हैं जिनके दिमाग सुधर गए हैं। तभी फिलिप बोलता है इन दैट केस वी शैल हैव टू इंट्रोड्यूस हिम टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, द वुमेन ऑफ 20th सेंचुरी, आवर सिस्टर ग्लोरिया। फिलिप बोलता है कि अगर ये ऐसी बात है तो हमें इनका परिचय परिवार के अन्य सदस्यों से भी कराना पड़ेगा जो कि 20वीं शताब्दी की महिलाएं हैं, हमारी बहन ग्लोरिया। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। और जो भी 100 की ये जो नाटक था आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।